मैं 10 साल का था उसी टाइम मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी। तो बचपन से ही संघर्ष की जीवन स्टार्ट हो गया था, लेकिन एक जुनून था अपने माता पिता, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन पूरे विश्व में कमाना है। लेकिन जो मुझे सोचा था कि सरकार से मुझे जो कुछ सहायता मिलेगी तो वो नहीं मिल पाई, हो सकता है। लेकिन हमने अपना कर्म जारी रखा, अपनी मेहनत जारी रखी, कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे बोलना था, उसके अंदर ऐड करनी थी, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े क्रिकेटर एक्टर करते हैं कि मेरी एनर्जी का राज ये ड्रिंक है, ये पीने से हो गया। एक बार वो पहाड़ से ऊपर कूदता है, वो एक अभिनेता ऋतिक रोशन, हाँ, कहता है डर के आगे जीत, करके आगे जीत है। तो मेरे को भी ऐसी एक ऐड करनी थी, बोलना था कि मेरी एनर्जी का राज ये है। अच्छा, मैंने कहा जी मेरी एनर्जी का राज तो दूध दही है। संदीप भाई, बाद में पछतावा नहीं होया जब देखा कि भाई जो जिम्मेवार लोग हैं समाज में है, देश में है, वो सारे के सारे ऐड करने लग रहे हैं, इनकम सोर्स जनरेट करने लग रहे हैं, जबकि उनके पास में पहला ही बहुत सारा धन हुआ है। लेकिन आपके पास में तो इनकम सोर्स पहले ही कम था, पैसा की आपने सख्त जरूरत थी, और उसके बावजूद भी आपने 1 करोड़ रुपये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी ये रकम हुआ है, तो वो आपने ठुकराई। तो आपने बाद में लगा नहीं भाई वो फैसला तो गलत। लेकिन अब देखता हूँ कि जो आज मेरे परिवार में आज ऐसी हरी बीमारी आई हुई है, उनके इलाज के लिए आज रुपए नहीं, तो देखता हूँ क्यों ना उस कंपनी का अगर ऑफर लिया होता तो दुनिया भी जानती, मेरे को पता नहीं कितने ऑफर और भी आ जाते होता, वो हम करोड़ों रुपए कुछ समाज, राष्ट्र, गरीबों के बच्चों के लिए लगा लेते। अगर मेरे समाज में भी कोई है राजनेता, कोई जुड़े हुए हैं, कोई MP बना हुआ है, कोई MLA बना हुआ है, तो वो लोग चाहते नहीं कि ये खिलाड़ी इतना मुकाम तक पहुंचा है कि इसको हम लेके जाएं। आजकल नाचने गाने वालों को कुछ ज़्यादा ही चाहिए, वो राजनेता लोग है कोई और है, उनको फेमस कर देते हैं, उनको अवार्ड भी दे देते हैं, और राजनेता उनको भी कर देते हैं फेमस जो नशे का प्रचार करते हैं, उनको अवार्ड मिल जाता है, नेशनल अवार्ड मिल जाता है। अच्छा, चुनाव से पहले मुझे BJP पार्टी से भी आए लोग कि संदीप भाई आप पार्टी को सपोर्ट करो, अगर BJP की सरकार आई तो हम डायरेक्टर आपको एक खेल डिपार्टमेंट में आपको अधिकारी बनाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी भी मेरे घर पर आए थे। अच्छा, उन्होंने भी कहा कि यार इतना बड़ा चैंपियन खिलाड़ी घर बैठे है तो हमारे प्रदेश को नुकसान हो रहा है, अगर सरकार आई तो सबसे पहले आपका काम करेंगे हम। तो उसके बाद अपने प्रदेश में ऐसी प्रतिभाओं के साथ अगर अन्याय होता है तो एक दुख की बात है। मेरे नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितने और भी खिलाड़ी होंगे, ये संदीप आर्य की बात नहीं, संदीप आर्य जैसे पता नहीं और भी प्रतिभा ऐसे खिलाड़ी है, बिल्कुल, जिनको मंच नहीं मिल पाता, जिनको सही तरह कोई आगे तक पहुंचा नहीं पाता, तो इसलिए वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। मेरे रिकॉर्ड बनाने के बाद में अपने CM साहब मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसी दिन सूर्य नमस्कार पूरे प्रदेश में लागू कर दिया था। रिकॉर्ड बनाने के बाद मेरे को चंडीगढ़ बुलाया, वो संदीप बेटा आपने बहुत प्रदेश का नाम रोशन किया। उस टाइम पे बात नहीं रखी, कोई आश्वासन वगैरह नहीं? आश्वासन तो मिले थे, बस लग रहा है कि नायब सैनी जी इस काम को करेंगे। अगर उन तक आवाज़ पहुंच गई, उन तक पहुंचाने वाला कोई बंदा मिल गया जरूर, क्योंकि सैनी साहब वो चाहते हैं कि अपने प्रदेश की जो प्रतिभा है वो आगे आए, अपना हरियाणा प्रदेश और खेलों में आगे जाए। पीछे मेरे को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया सूर्य नमस्कार का, तो नाम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। मैं कहूँ था सुक्का प्रधान नहीं है, सुक्की प्रधान नहीं भी तंग करे है कि अभी तक 8 राज्यों के मुख्यमंत्री मुझे अवार्ड दे चुके हैं और 4 राज्यों के राज्यपाल अवार्ड दे चुके हैं। अवार्ड तो बहुत मिल गए, लेकिन इन अवार्डों से अपना किराया तो नहीं माफ होता। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम, स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ में जो संदीप आर्य हैं वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, उनके साथ मैं आज का पॉडकास्ट कराएंगे। कुछ बातों पे आप चर्चा कराएंगे, कुछ टॉपिक लेवांगे, और ज़रूरत भी है इस पॉडकास्ट की। भाई साहब स्वागत है आपका जी। राम राम जी। और स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल फिट है। फिट है जी। हाँ, फिट तो है एक, क्योंकि जनता इस बारे में शायद नहीं जानती होगी कि भाई संदीप कौन है, क्योंकि आजकल जो ज़्यादा सा नाचे है उसकी तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सा पहचान हो जाए, बिल्कुल, लेकिन सही काम करनी है कि मेरे हिसाब से कम पहचान हुआ है। तो अपना एक बार परिचय जरूर दे और आपकी जो उपलब्धि है इसका बारे में एक बार जरूर बताओ। जी, मेरा नाम संदीप आर्य है, हिसार से, गांव फरीदपुर, और एक गांव मेरा राजस्थान में भी है, बेर गांव पड़ता है, और मैंने सूर्य नमस्कार क्षेत्र में 6 बार विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। 6 बार विश्व रिकॉर्ड? हाँ। तो कितना समय आपने लिया? पहला जो विश्व रिकॉर्ड बनाया था वो 17 घंटे 30 मिनट में 10,000 सूर्य नमस्कार करने का, फिर बाद में 20 घंटे लगाने का, 24 घंटे का, 28 घंटे का, 30 घंटे। तो लास्ट सूर्य नमस्कार विश्व रिकॉर्ड बनाया वो 36 घंटे 21 मिनट लगातार करने का, बिना खाए पिए, एक सप्ताह सब कुछ पहले ही बंद करके। संदीप भाई आपकी जो दिनचर्या है, सवेरे उठने से लेकर ना और सोने तक का के कुछ आपका जो शेड्यूल है वो रवा है? मेरी दिनचर्या सुबह 3 बजे प्रारंभ हो जाती है,
3 बजे उठते ही सबसे पहले मैं 1 लीटर पानी पीता हूँ, हल्का गर्म पानी पी के सोच से निवृत्त होकर। उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ और मेडिटेशन करने के बाद मैं एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद में आसनों का अभ्यास करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। और उसके बाद मेरा प्रारंभ होता है सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार जैसे अगले इस रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है, तो इसमें लगभग 3 से 4 घंटे, सुबह 3-4 घंटे, शाम को 8 घंटे रोज़ प्रैक्टिस होती है। और नहीं तो 2 घंटे प्रैक्टिस डेली होती है। ये उसके बाद मेरी बाद में प्रैक्टिस होने के बाद की बात बताऊँ मैं। उसके बाद बॉडी की मेरी मालिश करता हूँ मैं, तिल के तेल की मालिश करने के बाद में गर्म पानी से स्नान करता हूँ। उसके बाद फिर दिनचर्या मेरी जो भी मेरा पढ़ाई का है और का है, जो भी मैं तैयारी करता हूँ, मेरे कार्यक्रम होते हैं, जाना होता है। और फिर शाम को दिनचर्या भोजन, शाम को मैं जल्दी करता हूँ भोजन। और शाम को जल्दी भोजन करने के बाद में शाम को जल्दी सोने की मेरी दिनचर्या रहती है। और डाइट में मेरे लगभग ज़्यादा रहता है वो घी की मात्रा। लगभग ज़्यादा प्रैक्टिस चल रही है तो आधा किलो घी रोज़ डाइट में रहता है। 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम को। और 2 लीटर गाय का दूध। और कुछ अंकुरित चीज़ें जैसे चने हैं, मूंग है, मूंगफली के दाने हैं, काजू है, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, इनको शाम को भिगो देते हैं। और सुबह के टाइम में प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ें लेते हैं। और कभी कभार सुबह के टाइम फ्रूट ले लेते हैं, पपीता है, एप्पल है। फिर कभी कभी सुबह के टाइम में दलिया दही ले लेते हैं। तो ये कि मेरी दिनचर्या में चेंज होता रहता है। कच्चे की मात्रा अधिक रहती है, रोटी में कम से कम खाता हूँ, और फ्रूट है, इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, सलाद। एक और है ना इसका, मैं जब आप काफ़ी सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर देखा, बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पॉडकास्ट कर रहे हैं जी जी। और उनमें वो बोल रहा है कि भाई दूध तो आदमी पीना ही नहीं चाहिए, दूध तो बछड़ा ती पीना चाहिए, बछड़ा का दूध का कमाएगा ना, आप दूध पी वहाँ। या फिर एक जो फैट की मात्रा है वह ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा घी खाओगे तो वो तो खाना ही नहीं चाहिए, दूध या दूध से बने प्रोडक्ट तो खाने नहीं चाहिए, हेल्दी लाइफ जीनी है। तो वो एक अलग नज़रिया प्रेजेंट करें आपको, डेली आधी किलो घी नाप नबेड़ो। मतलब ये है कि हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हम कितना व्यायाम करते हैं। जब किसी माता को, किसी बहन को बच्चा होता है तो उस टाइम में उनको गोंद है, घी है, वो दिया जाता है, 3-4 किलो घी। और वो कोई एक्सरसाइज नहीं करती, वो सिर्फ लेटी रहती है 2-2.5 महीने। घी वो चीज़ें हैं जो बिना एक्सरसाइज के ही डाइजेशन हो जाता है। और अगर हमने आजकल कहते हैं कि ज़्यादा आप ड्राई फ्रूट खाओ, बादाम खाओ, 2 बादाम खाने के लिए 50 ऊँट फेट लगानी पड़ेगी, तब वो 2 बादाम पचेंगे। घी पचना आसान है, बादाम पचाना और मुश्किल है। इसलिए हमारे तो भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे जो बड़े बड़े जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की, जिन्होंने आयुर्वेद की रचयिता रहे, महर्षि चरक ऋषि, धन्वंतरि ऋषि, सुरसत ऋषि, उन्होंने बताया घी तो मतलब शरीर को, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। लेकिन ये आजकल बहुत भ्रम फैला जा रहा है कि घी खाने से ही बीमारियां बढ़ेगी, हार्ट की प्रॉब्लम। डॉक्टर भी सबसे पहले में तो घी बंद करावे नहीं, बोले तेरा सबसे पहला हार्ट अटैक होगा जितने घी खाया। और हमने देखा है हम तो सिर्फ आधा किलो घी पीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। हम तो, हमारी जवानी, हम प्रैक्टिस व्यायाम करते हैं। हमारा एक सोनीपत का था, वो हरियाणा का ही, वो 4 लीटर घी पी गया था। 70 साल की उम्र में 4 किलो घी पी गया था। डॉक्टर भी हैरान थे, डॉक्टर। और वो हॉस्पिटल में सारा जाके, वहाँ हॉस्पिटल में जाके घी पिया 3 लीटर तो, और 4 लीटर घी पिया अपने दिल्ली में जाके, जहाँ अपने जवान खड़े हुए थे। बोले 4 लीटर पानी नहीं पी सकता बंदा, 4 किलो घी पी रहा है। और 70 साल की उम्र में डॉक्टर तो कहता है 50 के बाद घी पीना नहीं चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए, पीनी दूर की, खाना भी नहीं चाहिए। और वो ताऊ क्या, मैंने पहलवानी करी अपने टाइम में, आज पहलवानी कर रहा हूँ। तो उसको पचाने के लिए वर्जिश चाहिए। हमारे तो इतना है, 2-4 चम्मच ले रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। गांव में 2-4 चम्मच ले लिए। फिर इसका मतलब ये बड़ा स्कैम है। मतलब ये है कि हमने अपनी संस्कृति को नहीं पढ़ा, हमने अपने आयुर्वेद को नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ यूरोपीय संस्कृति को पढ़ा और वहीं के इतिहास को पढ़ा। और हमारे बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो कहते हैं घी खाना चाहिए। ये गाय का दूध होता है, उसमें सबसे कम कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके दूध में फैट बहुत कम होता है। और गाय का घी और दूध तो अमृत बताया गया है, मतलब हर बीमारी के काम आता है वो तो। अब तो पहले हम आयुर्वेद को नहीं मानते थे, अब अमेरिका की कंपनी ने आयुर्वेदा कंपनी निकाल दी, हम उसको फॉलो करने लगे। जब हमारे इंडिया में योग था, हमने फॉलो नहीं किया, वो नहीं योग या कुछ नहीं होता। आज ये पूरे वर्ल्ड में घूम के, पूरी दुनिया ने 190 देशों ने योग दिवस अनिवार्य हो गया, वहाँ से ये योग से योगा बन गया।
आप पूरी दुनिया देखो, गांव गांव में मिलेंगे आपको, बोला हम योगा कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ। मतलब जो वहाँ के दूसरे कंट्री, अमेरिका वाले बोलेंगे, यूरोप वाले बोलेंगे, तब हम उसको फॉलो करेंगे। यानी कि हमारे अडोप्ट जब करा, हाँ, हाँ, दूसरे बोल रहे हैं आप। हाँ, जब अमेरिका कहेगा ना, जर्मन कहेगा ना, तब हम फॉलो करेंगे। बोले उनके डॉक्टर, उनके वैज्ञानिकों ने बोला है, हम अपनी बात ही नहीं मानते। सब कुछ हमारे भारत ने, पूरी दुनिया को जो देन है वो भारत की देन है, हमारे ऋषि मुनियों के देन है। सब कुछ हमारे भारत ने सिखाया पूरी दुनिया को, खाना पीना रहना सारा कुछ भारत से आविष्कार हुआ। और हम आज बात रहे वहाँ की, उन्होंने तो वो चीज़ें छोड़ दी, उनको पता लग गया इसमें कुछ नहीं है। इंडिया जो भारत से चीज़ें निकली है उसमें पावर है। एक और नहीं, ये डॉक्टर जो सी बात बोल रहे हैं नहीं, फिर अब भाई अगर आपका किसी राई बीमारी है तो आप एक हफ्ता दूध छोड़ कर देख लो, एक हफ्ता आप दूध से बने हुए प्रोडक्ट छोड़ कर देख लो। कुछ को ऐसी समस्या होती है जिसके लिए वो चीज़ें कुछ टाइम के लिए बंद करवाई जाती है, लेकिन ये नहीं कि वो परमानेंट बंद करवाती है। वो तो चाहा है कि परमानेंट बंद कराएंगे। अगर परमानेंट बंद कर दी जाए, क्या परमानेंट टेबलेट बंद हो सकती है? वो टेबलेट परमानेंट खानी पड़ेगी उसको। अब टेबलेट परमानेंट खानी है तो फिर दूध घी बंद क्यों कर रहे हो? तो उसका ऐसा नुकसान निकाले ना कि हाँ, दूध भी पिया जाए और कुछ ऐसी चीज लिया जाए जिससे हमारे नुकसान भी ना करें। तो मीठा कितना रहा है आपकी जो? मेरी डाइट में मीठा सबसे ज़्यादा चाहिए, मुझे नमकीन बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक खिलाड़ी की वर्कआउट में जब मीठा जब उसको मिलता है तभी उसको एनर्जी मिलती है ज़्यादा। तो मीठा का तो मैं बहुत शौकीन हूँ। और मीठे में भी मैं गुड़ और शक्कर का प्रयोग करता हूँ, मैं कि चीनी खतरनाक शुगर जहर है ये। तो मीठे में हमारे बुजुर्ग भी गुड़ खाया करते थे, हमारे बुजुर्ग शक्कर खाया करते थे, इसलिए वो 100 साल की उम्र। मेरे खुद अभी मेरे नानी जी है वो 105-6 साल की उम्र पीछे अभी एक्सपायर हुई थी। तो वो मतलब 7 साल की उम्र में भी बिल्कुल वो फिट थी और सारा काम अपने हाथों से करती थी। तो उनका एक ही राज था कि उन्होंने अपने टाइम में खूब जमा के खाया, खूब अपने टाइम में मूंग के लड्डू, तिल के लड्डू, गूंद के लड्डू खाया करते थे। अब तो रहेगा नहीं करने का लड्डू खा मिला है। कोई शक्कर जमा तसल्ली की खाएगा, देखिए कितनी खा गए हो आप न्यू वो भाई वो जो पहला नहीं बाड़ू वाली चुआड़ी तो मैंने आलूआ की खा जाए करते। और अच्छा मोकड़ा ही कहा है ज़्यादा तो नहीं, पाइया तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही खा लेते हैं। अच्छा, पाइया खाइए हैं? हाँ, पाइया तो खा लेते हैं, पाइया गुड़ खा लेते हैं, पाइया शक्कर खा लेते हैं। अच्छा, आलूआ कितना खाया है? पाइया की का आलूआ? हाँ, पाइया की का तो पूरा कुंबा खाया है। मतलब ये है कि पहले वाले जो उसमें वर्जिश होती थी, पहले वाले आधा 1-1 किलो घी का हलवा खा लिया करते थे। मेरे नाना जी थे वो आर्मी में थे, 2 मेरे नाना जी आर्मी में रहे थे, वो खूब मतलब 1-1 किलो घी ऐसे पिया करते थे। मतलब 1 किलो घी पी गए, 1 कुंटल वजन ऐसे यहाँ पर डाल के ऐसे चला करते थे, पता ही नहीं चलता 1 कुंटल वजन हाथ में ले रखा गया। ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े पहलवान पहले हुआ करते थे। वो दूध घी खाया करते इसलिए तगड़े थे। आजकल हमने दूध घी तो बंद करवा दिया। कोई बच्चा को बोलते हैं दूध पी लो, ना जी डाइजेशन नहीं होता, उनको किसी को कब्ज होने लगी, किसी को दस्त लगने लग जाते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी कमी है अगर आज ये नहीं और हुआ कि हमने व्यायाम छोड़ दिया, एक्सरसाइज छोड़ दिया, सारा काम हम मशीनों से करने लग गए। और फिर दूसरा, इतना ज़्यादा हमने खेतों में कीटनाशक डालना स्टार्ट कर दिया, तो उसके कारण सर आजकल बच्चे भी बिल्कुल मरीर से हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। ऑप्शन तो कौन नहीं फिर उनका तो रचा, तो सरकार कोई ऑप्शन देगा कि भाई आप इस तरह कर लो। ये इतनी सारी महंगाई बढ़ गई है तो वो सरवाइव करना भी तो है, अगर प्रोडक्शन नहीं करेंगे एक दिन हमें इस पर आना ही पड़ेगा। टाइम लगेगा लेकिन एक दिन हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना ही पड़ेगा। हमारे एक साइंटिस्ट थे राजीव दीक्षित जी, उन्होंने बहुत प्रचार किया पूरे देश के अंदर, स्वदेशी आंदोलन चलाया, बताया किसानों को महाराष्ट्र में, गुजरात में जाके हिंदुस्तान पूरे घूम के, तो लोगों ने उसके बाद काफ़ी जैविक खेती की तरफ दौड़ रहे हैं। देख इस बात में मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल शायद उसको हूँ। राजीव दीक्षित ने सभी कंपनियों को धोया, बिल्कुल, उसके बाद में सरेआम मार दिया गया हो। किसी ने आवाज़ उठाई? किसी चैनल ने आवाज़ उठाई? किसी क्रांतिकारी ने आवाज़ उठाई? जिनसे न्यू ढोल पिटते फिर है नहीं भाई मैं देश के लिए समर्पित हूँ, मैं फलाने के लिए समर्पित हूँ। किसी थी उसकी आवाज़ तो कौन उठाई? कदे किसी थी उसका केस लड़या है? कदे न्यू आकर न्यू गया भाई राजीव दीक्षित के लिए हम आंदोलन कर देंगे, राजीव दीक्षित का मारने का पाछा। और सुन मारी है किसी बाबा का भी हाथ था उसका, मैं जो आज अपना आपती नहीं गया धना सेठ हो रहा हूँ मैं। ये क्या आज तक ये पता ही नहीं चलने दिया कि राजीव दीक्षित जी की मौत कैसे हुई। लेकिन ये होना चाहिए था कि राजीव दीक्षित जी के चाहने वाले तो हमारे देश में आज करोड़ों लोग हैं। कहीं तो ये उनको अब जाने के बाद उनको याद करते बोलो ये व्यक्ति शायद इंडिया में होगा भी, ये पता नहीं कि वो आज से लगभग 10-11 साल 12-14 साल पहले चले गए। लेकिन ये है कि जिस बंदे ने पूरा जीवन देश के अर्पित कर दिया, साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ के, IIT का टॉपर विद्यार्थी जिन्होंने पूरा जीवन राष्ट्र के अर्पित कर रखा था, विदेशी कंपनियों की बैंड बजा रखी थी, और भ्रष्टाचार जो भी राजनेता था उनकी बैंड बजा रखी थी,
जो बड़े बड़े सिस्टम पूरा हिला दिया था पूरा पूरा, उस व्यक्ति की मौत, उसने जिन्हें आयुर्वेद का और का पूरे भारत के 5000 वर्ष का इतिहास जिन्हें पूरा मुख जुबानी याद था, सारे उसके पास प्रमाण हुआ करते थे, उस व्यक्ति की एकदम रहस्य में मौत हो जाना, ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। रहस्य में मौत भी होगी, उसके बाद में जो चाहने वाले हैं, तो चाहने वाले ने क्या करे उस खातर है, उनकी कितना के कुछ उस खातर आवाज़ उठाई है, उनकी कितना न्यू आकर कहा है शामी की भी फलाना के खिलाफ पटिशन डालो, फलाना के खिलाफ वो करो, वो नहीं करे नहीं क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि राजू दीक्षित जी की मौत हुई, उसके पीछे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र मिलेगा, जिससे हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हुई, आज तक पता नहीं चला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मौत हुई, आज तक पता नहीं चला। ये तीन रहस्य से हमेशा के लिए रहेंगे। न तो आज तक सुभाष चंद्र बोस जी का पता चला, लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पता नहीं चला आज तक, और वैसे ही राजू दीक्षित जी के बारे में आज तक पता नहीं चला। लेकिन बताया गया उनको हार्ट अटैक आ गया, लेकिन वो अपनी वीडियो में बोलते हैं 20 साल से बीमार भी नहीं पड़ा। उसके बाद मतलब ये कि कुछ न कुछ षड्यंत्र रहा है, चाहे विदेशी कंपनियों का रहा हो, कुछ पॉलिटिकल का रहा हो, पता नहीं क्या सिस्टम रहा हो, लेकिन उनकी मौत के पीछे कुछ न कुछ रहा है। एक बार जरूर है, हमने देखी खबर है। आप न्यू देखो ना, उस बंदा ने जितने भी ठंडे बनाने वाली कंपनी है उनको टॉयलेट क्लीनर घोषित कर दिया, बिल्कुल। जो कोलगेट बनाने वाली कंपनी है, टूथपेस्ट बनाने वाली है, उनको जहर घोषित कर दिया। उस बंदा ने हर चीज़ का ऊपर सवालिया निशान खड़ा करके ना साबित कर दिया कि ये तो हमने लूटन लग रही हैं, ये तो हमने जहर बेचने लग रही हैं। उसके बाद में पूरा इकोसिस्टम का दुश्मन भी नहीं बन गया वो। हाँ, मतलब वो सारे कंपनियों एक प्रकार से मतलब उनके वो हो गया था। दूसरी बात, न्यूज़ चैनल दोषी क्यों है भाई इसका? मैं सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा एड रिवेन्यू है उन्हीं कोल्ड ड्रिंक कंपनी है कि उनके पास में आवे है। साबुन कंपनी छोड़ी नहीं उसने, टूथपेस्ट कंपनी छोड़ी नहीं उसने, जितनी भी ठंडा बनाने वाली कंपनी में छोड़ी नहीं उसकी, जितना भी सारा का सारा था नहीं, नेता उसने नहीं बख्शे। क्योंकि उसकी बताया था भाई जो नेता है वो बिना सैलरी क्यों नहीं करता, जो नहीं कहा मैं समाज सेवा करूँ, समाज सेवा फ्री में हुआ है, सैलरी लेकर नहीं होंगी। जब इतनी सैलरी ले हो, अपने बत्ते बड़ा हो, आपने पर्दे धुआई भी डेली के 600 रुपये थे आई हैं, आपकी गाड़ी का आपने 3000 का तेल चाहिए है, भी ना 3-4 का आपने मोबाइल रिचार्ज करवाना चाहिए है, पता नहीं अनाप शनाप जितना भी बिजली का बिल है, फलाना है, दिकड़ा है, मुकड़ा है, वो सारा मिला आपने। तो उसने सारे के सारे नंगे कर दिए थे, अपना सबकी नज़रों में चढ़ गया, फिर निपटा दिया। ना किसी न्यूज़ कंपनी ने दिखाया, ना किसी एड कंपनी ने उठाया, और कहीं ना कहीं आज के जो तकड़े तकड़े ब्रांड के मालिक हैं उनका हाथ भी उसका मैं बताया जावा था। वो तो भगवान को पता कैसे हो। लेकिन ये है कि राजू दीक्षित जी के जाने से हमारे देश को बड़ा नुकसान हुआ। अगर राजू दीक्षित जी का 4-5 साल और रह जाते, उनका सपना था भारत को विश्व गुरु बनाने का, शायद वो भारत को विश्व गुरु बना देते। उनको हर देश के एक एक कानून के बारे में, कौन सी कंपनी आ रही है इंडिया में, कौन सा क्या समझौता हुआ है, किस देश के साथ क्या समझौता है, क्या एग्रीमेंट हुआ है, क्या WHO के साथ एग्रीमेंट हुआ, सबको उनको पता था। जो भी 3 कानून आए थे किसानों के, ये तो उन्होंने 2008 में बोल दिया था कि आने वाले टाइम में 3 ऐसे कानून आएंगे। बस उस व्यक्ति की सोच देखो, आज से 15-17 साल पहले इस बंदे ने बातें बोल दी थी, और उसको पहले बता था कि पहले से कभी एक एग्रीमेंट हुआ ऐसा, और वो किसानों के ऊपर वो लागू होगा। उसमें गवर्नमेंट उन्होंने बोला था कि सरकार किसी की भी आओ, चाहे बीजेपी आओ, कांग्रेस आओ, या न कोई पार्टी की सरकार आओ, लेकिन ये कानून होंगे, क्योंकि ये एग्रीमेंट पहले से हो रखा है। तो उस बंदे की मैं सोच को ये कि उनके जाने से बहुत हमारे देश को नुकसान हुआ। नहीं तो भारत विश्व गुरु जल्दी बन जाता, अभी बनेगा, टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो रहते तो भारत बहुत ऊंचाई उतर जाता। तो जो स्टेमिना की आप बात करो हो, तो स्टेमिना का किस हिसाब से आप मैनेज कर रहे हो? स्टेमिना के लिए मेरे तो एक तो रहता है मेरा योग। जब से मैंने योग को अपने जीवन में जोड़ा, आज से 15-16 साल पहले, तब से मेरे शरीर में थकावट नाम की कभी चीज़ ही नहीं रही। नहीं तो लोग प्रैक्टिस में थक जाते हैं, दौड़ में थक जाते हैं, सांस फूलने लग जाता है, लेकिन जब से मैं योग से जुड़ा हूँ, प्राणायाम से जुड़ा हूँ, उसके बाद मेरा स्टेमिना इतना मजबूत हुआ है, बड़ा है, और आत्मबल बहुत बड़ा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथ है खिलाड़ी जो आत्मबल से टूट जाते हैं, मन से टूट जाते हैं। जैसे हम जहाँ पहुँचे, अगर वहाँ जाने के बाद अगर कुछ नहीं मिला, उसके बाद और अगर मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं कहाँ होता। बिल्कुल, क्योंकि मैं योग से जुड़ा हूँ, इसलिए आत्मबल इससे बहुत मजबूत होता है। और सिर्फ हम योग से जुड़ने से हर अच्छे इंसान से जुड़ जाते हैं, फिर साथ में हम ईश्वर की उपासना से जुड़ जाते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो योग तो मैं तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूँगा, भाई योग को अपने जीवन में जरूर जोड़ो।
आप आधा घंटे 1 घंटे ज़रूर योग के लिए टाइम निकालो, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, बैठकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बैठकर प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन अब अपने बहुत ठंड पड़ रही है, धुंध आ रही है, तो मैं कहना चाहूँगा कि रोड पर कोई भी साथी दौड़ ना लगाएं, रोड पर जाके एक्सरसाइज ना करें। उनसे निवेदन है या तो अपने स्टेडियम में, नहीं तो सबसे बढ़िया अपने घर में बैठकर एक्सरसाइज करें। ठंडा पानी में नहाई करा था मैं। अब तो मैंने 2 साल से गर्म पानी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उससे पहले मैं 15 सालों से ठंडे पानी से नहा रहा था। उसका एक रीज़न रहा क्योंकि मेरे पीछे लिगामेंट इंजरी हुई अभी, तो वो लिगामेंट टूट गया था पाँव का, और लिगामेंट टूटने के कारण उसके बाद मैंने जैसे लिगामेंट तो पानी का थोड़ा उसमें परिवर्तन हुआ, तो उसके बाद से मैंने 2 साल में गर्म पानी से स्टार्ट किया। लेकिन इतना भी गर्म पानी से नहीं, बिल्कुल हल्का गर्म ताज़ा पानी से। उससे पहले मैं हमेशा ठंडा पानी से नहा, लगभग 16-17 साल, मैं बचपन से 8-10 साल की उम्र में ये स्टार्ट। तो फिर इतना ज़्यादा आपने कराया, 36 घंटे 21 मिनट आपने कराया, तो इसमें और भी बड़ा हो गए समय कि भाई इतना 40 घंटे उस तक फालतू कुछ दिमाग में चल रहा है? आगे चल रहा है इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए इसको रिकॉर्ड, अभी देख रहे हैं कोई आए तोड़ने के लिए, अभी तक पाया नहीं। लेकिन परमात्मा ने जैसे भी उनका आशीर्वाद रहेगा, देशवासियों का आशीर्वाद रहेगा, तो इस रिकॉर्ड को भी जल्दी तोड़ेंगे। संदीप भाई, इसी फील्ड में क्यों गए आप? मैंने देखो रुचि बचपन पे आप जानने की कोशिश कराएंगे थोड़ा सा, तो आपका बिल्कुल। बचपन और आपकी स्टडी के बारे में बताओ। जी, मेरे बचपन से ही इंटरेस्ट स्पोर्ट्स और आर्मी में जाने का था, और मैं पुलिस की भी तैयारी करता था, आर्मी की भी। लेकिन वो एक जुनून था एक स्पोर्ट्समैन बनने का, तो बचपन से मेरा रनिंग का रहा है गेम। बचपन में 400 मीटर में, 10,000 मीटर में स्टेट तक मैं मेडल जीता हूँ। और फिर मेरा टारगेट था कि ये आगे जाकर रनिंग में तो बहुत सारे हमारे साथी खिलाड़ी है, वो जा रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, एशियन गेम में जा रहे हैं, ओलंपिक में जा रहे हैं, मुझे कुछ हटकर करना था। तो हटकर मैंने देखा कि योगा में सूर्य नमस्कार बहुत हार्ड एक्सरसाइज होती है। 12 एक्सरसाइज होने के बाद एक सूर्य नमस्कार होता है। 12 एक्सरसाइज जब कर लोगे तो एक सूर्य नमस्कार कंप्लीट होगा। हाँ। तो मेरे मन में ऐसे एक विचार आ गया, क्यों ना इसके नक्षत्र में जाके, क्यों ना इस अपनी भारतीय संस्कृति को आगे लेके जाए। तो किसी ने देख का ऐसा संदीप भाई वो दिमाग में कि भाई, क्योंकि इंस्पिरेशन तो वही है किसी बिल्कुल किसी आपका सानिध्य में, कौन किसके सानिध्य में? एक दिन ऐसे टीवी देख रहा था, स्वामी रामदेव जी का प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पर स्वामी रामदेव बता रहे थे कि मेरा ये शिष्य है, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है 2400 सूर्य नमस्कार लगातार करने का। तो उसी टाइम मेरे अंदर मन में ख्याल आया कि कोई मैंने 20-15 लगाए होंगे ज़िंदगी में, तो सोचा इसी को रिकॉर्ड को तोड़ें। कैसा अभ्यास करना पड़ेगा, कैसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सुबह जल्दी उठने का तो बचपन से नियम था। 10 साल की उम्र में, जब मैं 10 साल का था, उसी टाइम मेरी माता जी एक्सपायर हो गई थी। तो बचपन से ही संघर्ष की जीवन स्टार्ट हो गया था। लेकिन एक जुनून था, अपने माता पिता, अपने गाँव, अपने देश का नाम रोशन पूरे विश्व में कमाना है। संदीप भाई देखे, एक जिज्ञासा हुआ है ऑडियंस का भी कि भाई मैं इसका बैकग्राउंड, इसकी आर्थिक स्थिति न जानूं। जी, तो किसा परिवार रहा है आपका? बस परिवार बिल्कुल मध्यम वर्ग परिवार है। पिताजी वो राजमिस्त्री काम करते थे, अभी काफ़ी दिन से उन्होंने कार्य बंद हो क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण। तो ये बिल्कुल सामान्य परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली। क्योंकि एक तो वो है अपर मिडिल क्लास, एक वो है लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली था आप वहाँ। बिल्कुल। तो इनकम का सोर्स क्या रहा है? इनकम का तो कुछ नहीं रहा। कुछ लोगों ने हमारे साथ जुड़े, कुछ कंपनी के साथी थे, उन्होंने कुछ सहयोग किया। लेकिन जो मुझे सोचा था कि सरकार से मुझे जो कुछ सहायता मिलेगी, तो वो नहीं मिल पाई। हो सकता है, लेकिन हमने अपना कर्म जारी रखा, अपनी मेहनत जारी रखी, कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। अच्छा। क्योंकि जब इस मुकाम तक पहुंचते हैं तो सबसे पहले ही जिंदगी में समस्या आती है आर्थिक रूप से। बिल्कुल। अपनी डाइट को लेकर सबसे बड़ी समस्या होती है। बस एक जुनून था कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। तो बाद में मेरे पास ऑफर भी आए थे, तो ये, लेकिन अच्छे काम करेंगे तो बड़े बड़े ऑफर भी आते हैं। हाँ, एक भाई यहाँ तो बता दूँ कि संदीप भाई ने 1 करोड़ रुपया आज ऑफर है वो ठुकरा दिया था। वो जो पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी चेप्सी, समझ गए होगे आप, चेप्सी कंपनी का आया था। तो चेप्सी कंपनी ने क्या गया था आप पे? वो था कि मुझे बोलना था, उसके अंदर ऐड करनी थी, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े क्रिकेटर एक्टर करते हैं कि मेरी एनर्जी का राज ये ड्रिंक है, ये पीने से। वो गया एक बार वो पहाड़ से ऊपर कूदता है, वो एक अभिनेता ऋतिक रोशन, हाँ, कहता है डर के आगे जीत, करके आगे जीते है। तो मेरे को भी ऐसी एक ऐड करनी थी, बोलना था कि मेरी एनर्जी का राज ये है। अच्छा। मैंने कहा जी मेरी एनर्जी का राज तो दूध दही है, हम तो दूध पीते हैं और घी पीते हैं, लोग तो घी खाते हैं, हम पीते हैं, तो हमारी एनर्जी का राज देसी खाना रहा है। तो संदीप भाई बाद में पछतावा नहीं हुआ जब देखा कि भाई जो जिम्मेवार लोग हैं,
समाज में है, देश में है, वो सारे के सारे ऐड करने लग रहे हैं, इनकम सोर्स जनरेट करने लग रहे हैं, जबकि उनके पास में पहला ही बहुत सारा धन हुआ है। लेकिन आपके पास में तो इनकम सोर्स पहले ही कम था, पैसा की आपने सख्त ज़रूरत थी, और उसके बावजूद भी आपने 1 करोड़ रुपये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी ये रकम हुआ है, तो वो आपने ठुकराई, तो आपने बाद में लगा नहीं भाई ये फैसला तो गलत? बाद में लगा, लेकिन पहले तो मैंने सोचा कि मेरे देश के युवाओं को मैं गलत प्रभाव में से नहीं डालूंगा कि मेरे आने वाली युवा पीढ़ी को गलत प्रभाव पड़े, वो युवा इस चीज़ को भी कहे कि संदीप आर्य ने ये चीज़ें की तो कुछ ना अच्छी चीज़ होगी, तो उन लोगों को गलत प्रभाव ना जाए, इसलिए मैंने देश के हित में देखते इस फैसले को ठुकराया था। लेकिन अब देखता हूँ कि जो आज मेरे परिवार में आज ऐसी हरी बीमारी आई हुई है, उनके इलाज के लिए आज रुपए नहीं, तो देखता हूँ क्यों ना उस कंपनी का अगर ऑफर लिया होता तो दुनिया भी जानती, मेरे को पता नहीं कितने ऑफर और भी आ जाते होता, वो हम करोड़ों रुपए कुछ समाज राष्ट्र गरीबों के बच्चों के लिए लगा लेते, गुरुकुलों के लिए, गौशाला के लिए लगाते, वो रुपए तो अच्छा काम में लगाते तो कोई बुराई नहीं थी। तो भाई मैं आपको बता दूं, क्योंकि संदीप भाई शायद अंदर तो थोड़े से इमोशनल हैं इस टाइम पे, होना भी चाहिए भाई। देखो उस टाइम पे जिस समाज के लिए इसने करोड़ों रुपए ठुकराए थे, आज उसे समाज की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो इसकी मौसी जी हैं उनकी जो किडनी हैं जो ख़राब हो गई हैं, और इलाज पर काफ़ी सारे रुपये लगेंगे, और इस टाइम पैसा की ज़रूरत है। तो समाज में बस यही एक संदेश है भाई इस टॉपिक का ऊपर, तो कि भाई संदीप आर्य ने आज समाज की ज़रूरत है, और आप थोड़ा सा सहयोग करने के लिए आगे आए। तो सरकार पे इस बारे में कौन ही आपने कोई बातचीत करी, क्योंकि आपने अच्छा मुकाम हासिल कराया था, विश्व रिकॉर्ड बनाया था, सारा कुछ कराया था। तो सरकार से भी बात तब होती है जब उनके थोड़े या तो करीबी व्यक्ति हो। हमारे न तो कोई परिवार से कोई और राजनीति में है नहीं, राजनीति बंदा वहाँ तक लेके जा सकता है, सीएम तक लेके जा सकता है, पीएम तक लेके जा सकता है, और राजनीति होने के लिए जो या तो उनके संपर्क के लोग होते हैं, हम तो बिल्कुल मध्यम परिवार से आते हैं, यानी कि जो पहले ही अमीर हैं उन्हीं के लिए राजनीति, उन्हीं के लिए। गरीबों के लिए तो कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि उनको तो हमेशा पीछे जाने की कोशिश करते हैं। अगर मेरे समाज में भी कोई है राजनेता, कोई जुड़े हुए हैं, कोई एमपी बना हुआ है, कोई एमएलए बना हुआ है, तो वो लोग चाहते नहीं कि ये खिलाड़ी इतना मुकाम तक पहुंचा है, ये इसको हम लेके जाएं। नहीं आजकल तो वही बात है, छपरियाँ भी स्टेज पर चढ़ाकर उठा दे हैं। आजकल नाचने गाने वालों को कुछ ज़्यादा ही चाहिए, वो राजनेता लोग है कोई और है उनको फेमस कर देते हैं, उनको अवार्ड भी दे देते हैं, और राजनेता उनको भी कर देते हैं फेमस जो नशे का प्रचार करते हैं, उनको अवार्ड मिल जाता है, नेशनल अवार्ड मिल जाता है। ये हमारा देश का एक। वो सरकारी जॉब के लिए इसमें ग्रेडेशन वगैरह की कोई वो नहीं है? सूर्य नमस्कार में जिस तरह विश्व रिकॉर्ड बनाया था, देखो जो कहें ऊंची ऊंची चोटियां पर चढ़का मैं हूंती आ गए न, किसी दी IPS बना दे हैं, किसी दी IAS बना दे हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई जो विश्व रिकॉर्ड बना हुआ है तो उसको ऊँ तो कहें कि भाई योगा डे भी मनाया जा रहा है, सारा कुछ मनाया जा रहा है, लेकिन सरकारी जॉब में इसका कोई प्रावधान नहीं है। वो तो गवर्नमेंट को ही पता है कि है या नहीं, क्योंकि पहले हमारे हरियाणा में ऐसी पॉलिसी थी, जो भी अपने प्रदेश का नाम रोशन पूरे विश्व में कमाता है तो उनको सरकार की तरफ से अलग जॉब मिलती थी, उनको सुविधाएं मिलती थी। ये हमारा हरियाणा के अंदर हुड्डा जी के टाइम था। अभी पता नहीं, क्योंकि पॉलिसी हर साल बनती है, हर साल नई बनती रहती है, चलती रहती है, तो वो तो सरकार को ही पता है कि क्या पॉलिसी रहती है वर्तमान में हमारे, क्या पॉलिसी है, वो तो सरकार को। वो तब ये होता है जब सरकार तक हम पहुँचें, कोई मंत्री या MLA लेके जाएं, बात रखी जाए, तो पता चलता है कि हाँ इसमें ये पॉलिसी हम गवर्नमेंट के माध्यम से आपकी मदद कर सकते हैं। तो अभी तक कोई भी ऐसा बंदा आपने मिला नहीं है जो कह सके कि भाई संदीप आजा मैं तेरी कराऊं बात? हाँ, चुनाव से पहले जरूर मिले। अच्छा, चुनाव से पहले मुझे बीजेपी पार्टी से भी आए लोग कि संदीप भाई आप पार्टी को सपोर्ट करो, अगर बीजेपी की सरकार आई तो हम डायरेक्टर आपको एक खेल डिपार्टमेंट में आपको अधिकारी बनाएंगे। अच्छा, तो फिर बाद में मिले? बाद में मुझे उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा जी भी मेरे घर पर आए थे। अच्छा, उन्होंने भी कहा कि यार इतना बड़ा चैंपियन खिलाड़ी घर बैठे है तो हमारे प्रदेश को नुकसान हो रहा है, अगर सरकार आई तो सबसे पहले आपका काम करेंगे हम। तो फिर बीजेपी वाले ने मिले को नहीं? तो मिलने जिन्होंने मुझे कहा था वो खुद कहने लगे हमें CM साहब को टाइम नहीं दे रहे। अच्छा, जो जिनको टिकट मिली थी सिरसा से रोहतास जांगड़ा जी, बाद में टिकट बाद में वापस हो गई थी, तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने ताऊ जी अब तो सरकार आ गई है, कुछ करो, पहले तो बधाई हो आपको। बोले जी करते हैं। बाद में मैंने 1-2 बार और फ़ोन किया उनको, वो कहने लगे CM साहब मेरे को टाइम नहीं दे रहे। मैंने कहा उस टाइम तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे।
अब आपको टाइम नहीं मिल रहा तो हमारे जैसे चैंपियन खिलाड़ियों क्या होगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अगर एक और नहीं संदीप भाई देखे कहीं ना कहीं कह रहे हैं भाई ओलंपिक में गोल्ड लेकर आओ और बड़ी बड़ी जगह तक गोल्ड लेकर आओ, अगर किसी गोल्ड मेडलिस्ट या फिर विश्व चैंपियन को तवज्जो ना दी जाएगी तो फिर आगे कौन खिलाड़ी बनना पसंद करेगा? तभी देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को अधिक महत्व अपना हरियाणा प्रदेश ही देता है। पूरे हरियाणा देश की बात आती है तो उसके बाद अपने प्रदेश में ऐसी प्रतिभाओं के साथ अगर अन्याय होता है तो एक दुख की बात है। मेरे नहीं, मेरे जैसे पता नहीं कितने और भी खिलाड़ी होंगे, ये संदीप आर्य की बात नहीं, संदीप आर्य जैसे पता नहीं और भी प्रतिभा ऐसे खिलाड़ी है बिल्कुल, जिनको मंच नहीं मिल पाता, जिनको सही तरह कोई आगे तक पहुंचा नहीं पाता, तो इसलिए वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाते हैं। और होना ये चाहिए था कि हर प्रतिभा अपने प्रदेश से निकल के पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, उनको सपोर्ट मिले। इसलिए जो भी बड़े अधिकारी होते हैं उनको देखना चाहिए कोई प्रतिभा वो आगे तक उनको लेके जाएं, कैसे वो मंत्रियों तक, कैसे वो सीएम तक पहुंचाएं कि ये उन्होंने ये कर रखा है, इनके लिए होना चाहिए। आपने उम्मीद है कि कुछ न कुछ होगा या फिर सरकार आपका बारे में से ज्ञान लेवेगी किस तरीके? आप खुद पर भरोसा तो है, तभी हम मेहनत कर रहे हैं कि सरकार एक दिन जरूर। मेरा तो ये मकसद है क्योंकि जब ये सबसे पहले सूर्य नमस्कार रिकॉर्ड बनाया उस टाइम इतना महत्व नहीं था योग का, और बाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी प्रारंभ हुआ। अभी तो 10 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ चुके हैं। सूर्य नम अपने मेरे रिकॉर्ड बनाने के बाद में अपने सीएम साहब मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसी दिन सूर्य नमस्कार पूरे प्रदेश में लागू कर दिया था। रिकॉर्ड बनाने के बाद मेरे को चंडीगढ़ बुलाया, वो संदीप बेटा आपने बहुत प्रदेश का नाम रोशन किया। उस टाइम पे बात नहीं रखी, कोई आश्वासन वगैरह नहीं? आश्वासन तो मिले थे, बस दोबारा मिलना हुआ नहीं, वो आश्वासन रह गए। फिर अगर दोबारा हम 2-3 बार उनसे मिलते तो कुछ ना कुछ होता। तो फिर आपने कोशिश को नहीं करी? कोशिश करी, बस टाइम नहीं मिला देने को। मैंने कई बार उनको फोन किया, लेकिन ये तो है नहीं कि सीएम साहब खुद फोन उठाते हैं, नीचे कार्यालय में लोग फोन उठाते हैं, उन्होंने कभी टाइम ही नहीं दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई जो सीएम साहब ने जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार तो उनकी जो आश्वासन दिया था उसके बाद में कांटेक्ट करने की भाई ने कोशिश करी है, लेकिन वह निचले ऊपर बात नहीं पहुंचाने देंगे। तो फिर जो मौजूदा हैं नायब सिंह सैनी जी, तो इनसे भी इनके मिलने की अब कोशिश करेंगे, देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं दमदार सीएम है अपने हरियाणा के। लगे है आप? मेरे को लग रहा है ये बिल्कुल कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। अच्छा, हाँ, तो उम्मीद है कि भाई जो मान सम्मान आपने मिलना चाहिए वो आपने मिलेगा? मुझे लग रहा है कि नायब सैनी जी इस काम को करेंगे। अगर उन तक आवाज़ पहुंच गई, उन तक पहुंचाने वाला कोई बंदा मिल गया जरूर, क्योंकि सैनी साहब वो चाहते हैं कि अपने प्रदेश की जो प्रतिभा है वो आगे आए, अपना हरियाणा प्रदेश और खेलों में आगे जाए। तो इस विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद में किसी संस्था, किसी और उसके साथ में जुड़े हो आप किसी के साथ में? ये कि रिकॉर्ड बनाने के बाद मेरे पास एक तो पोल्ट्री कंपनी का ऑफर आया, एक मेरे पास प्रोटीन कंपनी का ऑफर आया, तो वो भी नहीं आपने? वो भी मैंने नहीं लिया। अभी वर्तमान में, अभी 2025 की शुरुआत में मुझे एक आयुर्वेदिक कंपनी है भारत की, वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस के नाम से, उस कंपनी ने मुझे ऑफर दिया अभी। तो वो भारत की कंपनी और आयुर्वेदिक कंपनी है। तो मैंने उस कंपनी ने कहा हम आपको सिर्फ कंपनी में ही ज्वाइन नहीं करा रहे, हमें पहले ये हमारी कंपनी होगी भारत की जो मार्केटिंग करती है, उसमें आपको हम ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। तो उसमें कि मैं आनी जानी भी हो है, खाली ब्रांड एम्बेसडर हो उसका? तो ये देखें क्या होता है, अभी तो बात चल रही है पूरी तरह, जब सारे साइन सोइन हो जाए उसके पता लगे कि क्या कुछ ये कंपनी कर रही है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है नहीं भाई, वो फलाना तो प्रधान बना दिया, वो प्रधान बना दिया, इब कदे वो खमन खाई सुक्का प्रधान बना दिया, वो फिर आड़ी जानी कि मैं हो को नहीं। ये कि कुछ अच्छा ही, अगर कोई अब भारतीय कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी है, जो अपने आयुर्वेद तो सारा शरीर सिस्टम पूरा बॉडी का, क्योंकि कुछ अच्छा करने के लिए वहाँ के जो CMD साहब है कंपनी के, तो उन्होंने कहा कि संदीप जी हम कुछ आपके लिए बड़ा विशेष करने वाले हैं। अच्छा, तो मैंने कहा जी आप विशेष करो, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कदे मैंने इंतजार हुआ था विशेष का। क्योंकि कई बार ये होता है ना, कंपनी ऐसे ब्रांड एम्बेसडर, पीछे मेरे को हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया सूर्य नमस्कार का, तो नाम का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। मैं तो नहीं, सुक्का प्रधान नहीं है, सुक्की प्रधान नहीं भी तंग करे है। सूर्य नमस्कार का ब्रांड एम्बेसडर तो बना दिया, लेकिन आड़ी जाड़ी कुछ थी है जानी कुछ नहीं। और ये भी नहीं, हमने अपने प्रदेश के अंदर, हरियाणा में, पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात में, पीछे मुझे CM साहब ने इनवाइट करके वहाँ अवार्ड दिया था, सूर्य रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था भूपेंद्र भाई पटेल जी। तो ये कि अभी तक 8 राज्यों के मुख्यमंत्री मुझे अवार्ड दे चुके हैं और 4 राज्यों के राज्यपाल अवार्ड दे चुके हैं।
अवार्ड तो बहुत मिल गए, लेकिन इन अवार्डों से अपना किराया तो नहीं माफ होता। यानी कि दिल का दर्द कम नहीं हुआ है, हाँ दिल का दर्द बाकी है, क्योंकि पीछे नगर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अवार्ड ना देनी मैं तो दिल के दर्द और करे हैं दरे दरे भाई ताना के करूं, ताना चाटूं देखूं के करूं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वह चीज है। और अभी तक मैंने अपने हरियाणा प्रदेश में लगभग 6000 कार्यक्रम किए, मोटिवेशनल के, सूर्य नमस्कार के, योगा के, फिट इंडिया के, और अलग अलग राज्यों में भी जाके काफी फिट इंडिया के कार्यक्रम किए। वो जो मतलब बड़ा डाला है जहाँ बिल्कुल लगा। अक्सर सरकार ने दिया था, कुछ कहीं मिल गया, कहीं पर नहीं मिला, कहीं से घर से देना पड़ा, कहीं गवर्नमेंट ने देना पड़ा, दोनों ही रहे इसमें। तो आप मैंने जो सरकार तय है तो डाइट वगैरह की भी आपने डिमांड रखी है? बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ी, खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है उसकी डाइट, क्योंकि खिलाड़ी इतनी मेहनत करता है, 10 से 12 घंटे रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो उसके लिए डाइट बहुत। और अपने ये कि कम से कम ड्राई फ्रूट की डाइट होती है खिलाड़ी के लिए, कुछ घर में और दूध घी की भी चाहिए, लेकिन एक खिलाड़ी को मतलब कम से कम 20 से 30 हज़ार रुपये महीने की डाइट पड़ जाती है। जो से मैंने सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे आजकल पॉपुलर चेहरे हैं जो समाज सेवी भी अपना आप ही बतावे हैं, तो उनकी कभी संपर्क को नहीं करेगा भाई संदीप भाई ला कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़े सक्षम हैं, हम तेरी मदद करांगे, हम सपोर्ट करांगे, ये एक बार आंख बदल गए। एक बार मेरे पास अपने फौजी भाईचारा ग्रुप है, वो मेरे को मदद करने के लिए आए थे, उन्होंने मेरे को एक बार डाइट भी दी थी। उसके बाद मेरे पास ऐसा कोई नहीं आया जो डाइट के लिए कोई आगे आया हो, सिर्फ फौजी भाईचारा, भाई दीपक भाई है, एक दो साथी और भी थे, दीपक फौजी, भाई सोनू दलाल जो मीडिया, तो काफ़ी उस टाइम साथी आए थे, 2 साल पहले की बात है वो। तो दोबारा कोई नहीं बोलिया? नहीं, उसके बाद कोई नहीं। और ये हो रहा नहीं जो सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे चल रहे हैं, वो टार्जन भी आपका फ्रेंड? बिल्कुल बिल्कुल है, ये क्या है फोन पान उठाने भी क्या बंद करके? हाँ, टार्जन भी बढ़िया अच्छा काम कर रहा है अपने युवाओं को, एक फिटनेस का, क्योंकि देसी टार्जन है, राहुल दाननिया भाई है, सुंदर सांगवान है, बहुत सारे साथी है, वो बाबू बेटा एक अपने सोशल मीडिया पर आ रहा है, राजपाल भाई। तो सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले तो हम स्टार्टिंग में आज से 10 साल पहले लगे थे, उस टाइम तो इतना नहीं था, इतना आगे था एक नहीं, कितना ही नहीं था। जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था उस टाइम इतना नहीं था, हमने स्कूलों में कॉलेज में जाना स्टार्ट किया, इतना महत्व नहीं था। आज सोशल मीडिया पर उन्होंने, क्योंकि एक सोशल मीडिया पर 2 चीज़ चल रही है, एक तो गंद मचा रखी बिल्कुल सोशल मीडिया पर, तो उससे बढ़िया ये जो अपने फिटनेस का, जो अपने हरियाणा के जो कुछ साथी लगे हुए हैं ना, इनको पहले तो मैं सल्यूट करता हूँ दिल से, कि ऐसे ही जो अभी तो 7-8 साथी है, मैं चाहता हूँ कम से कम ये 200-300 हो जाए। एक और संदीप भाई इसमें एक और चल रहा है, आते तो वही बात है नहीं, चुरमा पे खड़े हैं, ये राहुल दाननिया है, यू चुरमा पे खड़े है, बिल्कुल यू न्यू का है कि यू जो सा पाउडर है, यू जो खतरनाक है, न्यू है, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। ओ आपके मानो प्रोटीन लेना चाहिए या किस तरह का, आप प्रोटीन के बारे में कितना के कुछ हो? मैं तो क्यों देसी से जुड़ा हूँ, मैं तो प्रोटीन के खिलाफ हूँ बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूँगा जितने भी मेरे साथ खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, प्रोटीन अपना देसी घर का बनाए खाओ, या कोई आयुर्वेदिक प्रोटीन अगर कोई बनाती है कंपनी वो लीजिए, नहीं तो अगर घर का खाना सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं। चूरमा है, दही है, मक्खन है, घी है, दूध है, मूंग है, चने हैं, अंकुरित है, काजू है, बादाम है, इतने तरह के हमारे पास विकल्प होने के बाद, जिनके पास विकल्प नहीं, अब थोड़े घने रुपए के चक्कर में बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे आ रहे हैं, सारे सप्लीमेंट तो नहीं कह सकता, ऐसे प्रोटीन नहीं कह सकता, कुछ ऐसे आ रहे हैं जिसके खाने का हार्ट की समस्या हो रही है युवाओं को। नहीं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल मुद्दा बन गया है यो। हाँ, आधे कह रहे हैं कि आप कितना एक दड़ी सामान तो खा नहीं सकते, उससे इतनी जितनी प्रोटीन एक खिलाड़ी ने चाहिए है वो आपने 1 चम्मच में कोई कंपनी ही प्रोवाइड करवा इसका नहीं, आपने उसके लिए 5 किलो सामान खाना पड़ेगा। तो आप 5 किलो सामान तो नहीं खा नहीं सकते, ये डेली 5 किलो सामान थोड़े खाओगे आप। चल मूंग तो आपने प्रोटीन ले ली, कितनी मूंग खाओगे आप, कितना चना खाओगे आप, तो नहीं उसकी आपूर्ति के लिए उसकी खाना पड़ा है। जबकि राहुल दाननिया के नहीं बोले कुछ को नहीं, मेरे भाई जब भी प्रोटीन नहीं था, जब भी पहलवान थे, बिल्कुल थे हमारे। मैं बताना चाहूंगा हमारे देश में बहुत बड़े पहलवान रहे, राममूर्ति पहलवान, लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, वो ऐसा भारत के ऐसे पहलवान थे जिन्होंने रेल का इंजन रोक दिया था। शायद धरती पर आज तक कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जो रेल का इंजन रोक के दिखा दे। हाथी का वजन अपने शरीर पर रोक लिया था। उस टाइम गामा पहलवान भी था, गामा पहलवान के सामने कुछ भी नहीं था। दुनिया में वो 400 वर्ष चैंपियन रहा गामा पहलवान, लेकिन राममूर्ति पहलवान के सामने 1 मिनट में जीत हो गया था, क्योंकि राममूर्ति पहलवान था बिल्कुल देसी डाइट लिया करता था। ब्रह्मचर्य सबसे मेन होता है ब्रह्मचर्य एक खिलाड़ी के लिए, एक पहलवान के लिए। अगर आप लंगोटी के ठीक मजबूत हो
तो आपका शरीर मजबूत रहेगा। अगर लंगोटी का आप पक्का होना जरूरी है। पक्का होना चाहिए। अगर लंगोटी कच्ची हो तो आप कितने प्रोटीन के डब्बे खाते रहो, कुछ नहीं होने वाला, ये भी जरूरी है। तो स्टेमिना में सबसे मेन आवा है ब्रह्मचर्य। आप मानसिक और शारीरिक संतुलन ज्यादा बढ़ा सको ज्यादा आप ब्रह्मचर्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो जो राहुल भाई जो आज चूरमा का और अपने देसी डाइट को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं तो भाई को सलूट करता हूँ और भाई को कहना चाहूँगा भाई साहब इसको जारी रखना, अच्छा खींच के लेकर खींच के लेना, बस हम आपके साथ है, चिंता मत करो। और हमारे जैसे पता नहीं कितने खिलाड़ी आपके साथ और भी खड़े हुए हैं, और आपने पता नहीं कितने हजारों युवाओं का जीवन बदला है। तो इसमें एक चीज और सामने आई है, मेरा वही याद आ गया है। आपने कहा भाई ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपना जो मानसिक संतुलन है वो सही करो। जी जी तो प्रेमानंद तय आप मिले थे, बिल्कुल जी। तो वो तो इस बात पर जोर देवे, तो उसकी मुलाकात का एक बार थोड़ा सा बताओ, किस जी। तरह तय दिमाग कमाई मिले, वो अनुभव बताओ। बिल्कुल। जो आध्यात्मिक जो ब्रह्मचर्य है, जो महापुरुषों में तो जो ऐसे ज्ञान की बात आने वाले जो महापुरुष होते हैं मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने एक तो जीवनी जिनकी पढ़ी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, ऐसे मेरे को लगे जो ब्रह्मचर्य के ऊपर जिन्होंने वैदिक परंपरा पर बहुत बोला। एक उसके बाद एक क्रांति को है जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी मैंने जीवनी पढ़ी, उनसे मुझे सीखना। उसके बाद अगर मैं किताबों से पढ़ने मैंने सीखा था ही, लेकिन ऐसा कोई मेरे को महापुरुष ऐसा ऋषि महात्मा नहीं मिला जो इस तरह से बिल्कुल खुलेआम बोलता हो और बिल्कुल साफ साफ बोलता हो। तो मैंने उनकी वीडियो देखी, वीडियो देखते ही मेरे को लगा ये साधारण इंसान नहीं है, ये कोई भगवान की कोई दिव्य आत्मा है। तो मैं 2 साल से सोच रहा था इस महापुरुष प्रेमानंद महाराज जी से कैसे दर्शन करे है, और देखा कि उनकी दोनों किडनी भी नहीं है। पिछले 18 सालों से डॉक्टर ने उनसे 20 साल हो गए, 19 साल हो गए किडनी फेल। डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि 2-2.5 साल निकालो। उसके बाद उनको 18-20 साल हो गए हैं। उसके बाद ही मतलब उनका जीवन इतना खुश, मतलब उनकी वीडियो देखा, फिर मैंने कहा पता नहीं वीडियो में कुछ और हो, अगर सामने जाके उनके दर्शन किए रहे पता लगे सच्चाई का। तो मेरी तमन्ना थी, मैं गुजरात से आया था और तुरंत मैं सूर्य नमस्कार का स्टेट का प्रोग्राम था अपने हरियाणा सरकार द्वारा अपने फरीदाबाद में, तो वहाँ प्रोग्राम 2 दिन बाद में होना था। मैंने कहा मेरे पास 2 दिन टाइम बच गया है, मैं करूँ क्या। तो मैंने अपने फरीदाबाद के साथियों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई साहब गाड़ी निकालो हम चलेंगे वृंदावन। बोले जी वहाँ कैसे मिलेंगे। मैंने पता नहीं, मैं पहले बहुत जा रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं वृंदावन का रास्ता कहाँ है, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब, वहाँ संपर्क कैसे करें, कैसे मिलेंगे। मैंने कहा अगर हम भगवान ईश्वर से जुड़े हुए हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, तो परमात्मा अपने आप मिलवा देगा, बस हम चलो आप। और वहाँ गया, जाते ही बोला कैसे कितनी बार आया। मैंने पहली बार आया हूँ मैं तो यहाँ प्रेमानंद जी महाराज जी का दर्शन करना है। तो बोले दर्शन करना तो यहाँ लाइन में भी लग सकते हो आप। मैंने कहा देख लो लाइन में लगना है या कैसे। तो परमात्मा ने ऐसी सुनी, उनके दर्शन भी हुए, उनका कीर्तन भी सुना और उनकी एक आधे बात भी हो गई। क्या हुआ? तो मैं तो सोच लिया मेरा जीवन धन्य हो गया। कि किस तरह अब देखो, अब जिज्ञासा की बात है, तुम्हारा भी जिज्ञासा है कि भाई हम भी कभी जावांगे, ऊपरवाला कदे आदेश करागा कि भाई चलो। तो किस तरह का के प्रोसेस है, मतलब देख जितना सभ्य है, जितने अच्छे उसके जितने भी सेवादार हैं, तो उनका नेचर और जो मिलने का प्रोसेस है वो किस तरह का है? मतलब ये है कि पहले वहाँ पर 8:30 बजे ना टोकन के लिए लाइन लगती है सुबह। हाँ, एक दिन पहले टोकन की लाइन लगेगी और उसके बाद फिर अगले दिन उसी दिन 9 बजे लाइन लगेगी और शाम को पता लग जाए कि आपको सुबह इतने बजे आना है। तो टोकन की लाइन 2-3 जगह लगती है वहाँ। अगर टोकन मिल जाता है तो वहाँ महाराज जी के दर्शन भी हो जाते हैं, उनके सत्संग सुनने को मौका मिल जाता है। तो बस भगवान ने तो उस दिन सुन ली। मैंने कहा जो अंदर की मेरी तमन्ना थी ना, भगवान ने पूरी कर दी। तो प्रेमानंद महाराज जी ने फिर कहा भी बेटा आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, युवाओं को बता रहे हो, इतना जगा रहे हो, और इससे पता नहीं कितने युवाओं का जीवन सुधरेगा। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा। सच में जो मैं बातें बोलता हूँ वो बातें महाराज जी मेरे को बता रहे थे। तो मेरे का दिल खुश हो गया, सच में भगवान के दर्शन हो गए। क्या हुआ? क्योंकि इस प्रेमानंद महाराज जी को साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा की कोई ना कोई दिव्य आत्मा है जो इस राष्ट्र को जगाने के लिए आई। जो रिंकू राजपूत है उसका बारे में आप सुना होगा कि वो उसके दास बन गए हैं और WWE में वो थे ना। हाँ जी, बहुत बड़े पहलवान थे, अपने भारत का पूरे विश्व में नाम कमाए भाई ने। और उनका जीवन छोड़ देना चले गए। तो मतलब इतना बड़ा एक खिलाड़ी, चैंपियन, विश्व विजेता रहा और वो महाराज जी का आज सेवक बनकर उनकी सेवा कर रहा है। तो ये मतलब कोई ना कोई भगवान का कोई ये आशीर्वाद रहा, कोई ऐसा कोई कुछ। क्योंकि एक इतना बड़ा चैंपियन खिलाड़ी वहाँ से एक राजा के महल से जाकर वहाँ जाना कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये कोई ईश्वर का आशीर्वाद ही है।
यानी उस तरीके में अच्छे कर्म कर रखे थे जीवन में अच्छे कर्म कर रखे हैं। और जिनको महाराज जी के दर्शन हो पा रहे हैं, जितनी जनता वहां जा रही, मैं तो हैरान हूँ कि वहां पर रात के 1 बजे भी इतनी भीड़ लगी रहती है कि मतलब इंसान की पाँव धरने के लिए जगह नहीं मिलती रात के 1 बजे। अनुभव कैसा रहा? मैंने देखे एक इंटरनल फीलिंग की बात नहीं होएगी रहा, जी क्योंकि ऊपर वाला कहा कि भाई जड़ा भगवान की चर्चा हो तो सत्संग हो जाए है, तो इस टाइम पापा एक डरते वो सत्संग की लाग रहे हैं बात कर, तो इंटरनल फीलिंग किस तरह की है वो उस वातावरण में जाने के बाद? वहां जाने के बाद ऐसा लगता है बस यही से बाहर निकलो मत, यही अपनी घर बना लो, यही कुटिया बना लो या कुछ, या यही रहने लग जाओ। मैं वहां से बाहर आने का मन नहीं करता, वहां का माहौल ही ऐसा है। और जो किसने कभी जिंदगी में राम का नाम नहीं लिया, कृष्ण भगवान का नाम नहीं लिया, वो वहां जाके राम राम बोलेगा, वो वहां पर राधे राधे बोलेगा, वहां पर जय श्री कृष्णा बोलेगा। जिसने कभी जिंदगी में नाम नहीं लिया अपने, पता ही नहीं राम राम क्या होती है, वो भगवान का नाम नहीं लग जाता है। जो नास्तिक होने के बाद जो कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, वो इंसान वहां चले जाएगा ना, उस मानने लग जाएगा सच में भगवान होते। सबसे बड़ा ये प्रभाव उसका इतना जबरदस्त है कि उसका द्वारा जो सेवादार हैं वो सारे के सारे, कोई फौजी है, बिल्कुल कोई सीए है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां में बहुत मोटे मोटे जो लाखों रुपया के जो पैकेज ले रहे थे, सारा सौदा एक झटका में छोड़ छाड़ देना उसकी सेवा लागे का। लास्ट में यही जाना है, क्योंकि इंसान के कर्म जाएंगे। जी हमने जिंदगी में कितने कोठी बंगले बनाए, कोई काम नहीं आएंगे। उनका समझ में आ गई और आप बेवकूफ आदमी, हाँ अपना समझ में को नहीं आ, समझ में नहीं आ मानते नहीं भगवान को। और वो जब समस्या कोई आ जाती है ना, विपता आ जाती है, फिर कहते हैं भगवान ये मेरी कृपा करके कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा दे। तो कई लोग कह रहे था कि भाई अपने माँ बाप का अकेला अकेला है, लेकिन सब कुछ 1 मिनट में छोड़ गए ना सारे के सारे आज। जी जी। तो आपको कोई दिमाग में आएगी भाई चलो फिर पूरे मार लिया पलोथी? मन में विचार तो आते क्यों कहीं पर हम जाएं, ऐसी जगह होती है मन में विचार आते हैं यहीं पर रहने लग जाएं। लेकिन साथ में ये भी है कि हाँ जो हम काम कर रहे हैं वो भी राष्ट्र का ही कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि हम कोई अपने घर परिवार के लिए कर रहे हैं। अगर हम युवाओं का जगा रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, आज गुजरात में, कभी हिमाचल में, कभी उत्तराखंड में, तो युवाओं को जगा रहे हैं, तो वही राष्ट्र काम हम कर रहे हैं। हो सकता है कि एक दिन वहीं आ जाएंगे। जो परिवार वाले हैं वो परिवार वाले किस तरह रहे? जो माता जी हैं वो एक्सपायर हो गई थी। जी जी। और पिताजी हैं, और परिवार में कौन कौन है? पिताजी है, भाई है, बड़ा है, छोटा भाई है, हाँ उनकी धर्मपत्नी है, बच्चा है उनका। तो आपने नहीं शादी? मौसी जी है, मौसी जी के बच्चे हैं, हमारा एक ही परिवार है पूरा। आपने शादी नहीं करवाई? शादी का तो सोचा भी नहीं अभी तक। कारण? क्योंकि गृहस्थी में जाने के बाद ना इंसान एक बन जाता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें बंधना नहीं जाता। और मैं फिर पूरे इंडिया में घूमता हूँ, मैं देखता रहता हूँ क्या क्या इनकी कहानी घट रही है आपस में। मतलब कोई हजारों में 1-2 मिलेंगे जिनका परिवार बढ़िया चल रहा है, और तो बस ये रहता है ऊपर वो, कभी लड़ाई उनकी, झगड़ा उनका, लड़ाई उनके बच्चे की लड़ाई, फिर बाद में ही लड़ाई। मतलब ये कि इनसे तो पेंडा छुड़ाना है, और इसी में फिर घुस जाए, फायदा क्या होया? तो फिर सारा काम न बैठेगा, जाना प्रेमानंद हो पड़ेगा। बात तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं ये तो बोल दिया आपको कि ये सारा जगाने के बाद अपने को लास्ट वही है। लेकिन जो इंसान है गृहस्थी जीवन में सबसे अच्छा बताया हमारे महापुरुषों ने, महर्षि पतंजलि ने, स्वामी दयानंद ने। ऐसे भगवान श्री राम भी गृहस्थ जीवन में गए थे, और भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ जीवन में गए थे। लेकिन गृहस्थ जीवन को मतलब विचार, कर्म, स्वभाव सब मिलने चाहिए। अगर ये नहीं मिलते तो फिर गृहस्थ जीवन में जाने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे इस तरह के आए कि हाँ रिश्ता कर लो, कोई लड़की इंस्पेक्टर लगी है, कोई डीएसपी लगी है। फिर मैंने कहा नहीं, जहाँ विचार, कर्म, स्वभाव अगर नहीं मिलते तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। चलने शादी का कोई इरादा या फिर मन में विचार ही नहीं है बिल्कुल। कहीं पे स्टेबल होने के बाद में नहीं, मन में विचार ही नहीं है। हमें राष्ट्र के लिए काम करना है, इस देश की पीढ़ी को बचाना है जो आज नशे में जा रहा है। नशा मुक्त अपने हरियाणा बनाना है, नशा मुक्त अपने देश को बनाना है। तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी का जीवन जी रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो ब्रह्मचर्य में जो आनंद है ना, वो आनंद कहीं नहीं। और जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, उन्हीं को पता है कि हाँ जीवन में कितना सुधारा है, कितना आत्मबल बढ़ता है इंसान का, कितना मन से मजबूत हो जाता है, वो शरीर से मजबूत होता है, और बीमारियों से भी दूर रहता है, बिल्कुल स्वस्थ जीवन रहता है। बिल्कुल नहीं। एक और नहीं, जो बंदा थोड़ा सा ब्रह्मचर्य से दूर हुआ है वो मानसिक रूप से भी ज़्यादा परेशान रहा है, क्योंकि लोग मेरे हिसाब से डिप्रेशन का शिकार भी इस वजह तो उसका है। नहीं, मैंने आज तक देखा नहीं कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो वो डिप्रेशन में गया हो। मैंने आज तक कहीं पर नहीं पढ़ा, नहीं कहीं देखा। या तो वो ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, या तो कोई समाज सेवा कर रहा है,
समाज सेवा नहीं कर रहा है तो फिर ईश्वर का नाम ले रहा है, कोई या तो बाबा बन गया हुआ या कहीं कुछ और काम कर रहा हो, गौशाला में कहीं सेवा कर रहा हो, यानी कि अपनी मस्ती में अपनी मस्ती में वो। और जो भी गृहस्थी में है जाना सोच रहा है, बाद में वो फिर गृहस्थी में जाने से पहले टेंशन, और आने के बाद भी टेंशन, क्योंकि ये भी परिस्थिति घर की बन जाती है। हाँ बिल्कुल, हमने देखा है ऐसी परिस्थिति घर में बनी हुई, कोई कारण कोई बात को लेकर कोई ऐसी बात आ जाती है, कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं जिस कारण भी इंसान तनाव डिप्रेशन में चला जाता है। तो कई बुद्धि वा नहीं होती है, क्योंकि देखो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आप भी रहो, बिल्कुल। तो समाज किस दिशा में जाने लग रहा है, क्योंकि वही बात जो अपनी संस्कृति, हरियाणा की संस्कृति, अपनी राजस्थान की संस्कृति, वो संस्कृति धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है एक तो ये जो पश्चिमी सभ्यता हमारे हिंदुस्तान में आ रही, और वो पश्चिमी सभ्यता वाले जो देश के लोग हैं वो इंडिया सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं, हम उनकी फॉलो करने, उन्होंने वो छोड़ दी वो चीज़ें, उनको पता लगे इसमें कुछ नहीं है। अब वहाँ शादी नहीं होती थी दूसरे देशों में, वहाँ पर ये कि आज ये पत्नी है तुम्हारी, 1 महीने बाद वो पत्नी होगी, वहाँ पर ही चलता है सिस्टम। हमारे तो यहाँ कहते हैं एक बार शादी हो तो 7 जन्म तक निभाना है सिस्टम, तो वहाँ पर तो है ही नहीं। और वो लोग सोच रहे हैं कि हम शादी करें, उन लोगों ने शादी करनी स्टार्ट कर दी और हमारे उनकी तरफ रहना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि अपनी संस्कृति से दूरी मत बनाओ, अपनी संस्कृति पर गर्व महसूस करो, अपनी भाषा पर गर्व महसूस करो। वृंदावन में भी आपने देखा कितने अंग्रेज राधा राधा रटते, हाँ, जिन्होंने वो जो हमेशा अपने ईसा मसीह को नाम लेते थे, वो लोग भी यहाँ आने के बाद, इंडिया आने के बाद, वृंदावन के ऋषिकेश आने के बाद में भी हरे कृष्णा करते हैं। और वो अपने वाले, हमने तो उनके अंग्रेजों वाले कपड़े पहनने स्टार्ट कर दिए और उन्होंने हमारे धोती पहनने स्टार्ट कर दी, धोती साड़ी। तो मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तो जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको कहना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को मत छोड़ना, भी अपनी संस्कृति पर खुशी मनाना कि हमारी संस्कृति है। और कभी किसी को कपड़े को देख ये मत सोचना कि इसके कपड़े ही है तो नीचा है ऊंचा है, नहीं, कपड़े से नहीं देखना चाहिए इंसान को, इंसानी कर्म से उनका व्यवहार देखना चाहिए। तो कैसे फिल्म का गाने का ऑफर वाफर आए हैं आप दोहराई भाई ठीक छोरा है? ना, इस तरह का तो आज तक नहीं आया ना। आपने कोई जाना है इस लाइन में? आप जाने लग रही नहीं, यानी कि जाना है कि आपने? नहीं, फिल्म लाइन में जाना नहीं है, मैं तो अपनी जो ये स्पोर्ट्स की लाइन है, इससे बढ़िया कोई लाइन नहीं है। तो ये फिटनेस सबसे बेस्ट है, जो इसका अच्छी फिटनेस है सब कुछ अच्छा है। और आज दुनिया पूरी फिटनेस की तरफ जा रही है क्योंकि बीमारियां बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। आप किस तरह का मान ले जो खिलाड़ियों के लिए चाहोगे भाई, खिलाड़ियों के लिए सरकार इन चीज़ों की व्यवस्था करे और इन और ध्यान दे, तो कौन से मुद्दे हैं जिसका? मेन तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे क्या होता है, जैसे ओलंपिक में मेडल आ गया, एशिया के में मेडल आ गया या कॉमनवेल्थ में मेडल आ गया, उसके बाद तो उसको लाखों करोड़ में मिल जाते हैं। जैसे अगर आपने गोल्ड मेडल आपने ओलंपिक में जीता है तो आपको 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, 4 करोड़ में मिल जाते हैं। अगर ये रुपए उससे पहले उसकी प्रैक्टिस में लग जाते, एक बढ़िया कोच मिल जाए उस खिलाड़ी को, एक बढ़िया स्टेडियम मिल जाए उस खिलाड़ी को, एक बढ़िया डाइट मिल जाए उस खिलाड़ी को, बस ये 3 चाहिए। और 3 चीज़ अगर बढ़िया मिल जाए वो खिलाड़ी, मैं चाहता हूँ कि हर खिलाड़ी को ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। और वो दिन दूर नहीं, अभी हमारे 1 2 3 गोल्ड मेडल आ रहे हैं, 1 आ रहा है 2 आ रहा है, अब की बार 1 भी नहीं आ पाया। तो ये सबसे बड़ी कमी मानता हूँ कि जो हमारे स्पोर्ट्स गांव में जो स्कूल है वहाँ पर बच्चों को पता ही नहीं कौन से गेम ओलंपिक में है। अगर स्कूलों के अंदर जो पीटीआई है, डीपी है, अगर वो वहाँ पर बच्चों को बताए कि ये ओलंपिक में गेम होते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करो। पर बहुत सारे उसमें ऐसे बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, और बचपन से बच्चे को पता लग जाए कि ये गेम होते हैं, एशिया गेम में ये है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये है, और वहाँ से अगर बचपन से वो अगर सही लाइन पड़ जाए तो आज चाइना जापान आगे है मेडल में, एक दिन इंडिया आगे होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। वो तभी होगा जब बचपन से बच्चों को बताया जाए कि ये गेम है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, उसकी वो सुविधाएं मिल जाए बच्चों को स्कूलों में। अपना तो 2-3 चीज़ जाना गया है भाई, जो कबड्डी खेल ले, जो कुश्ती कर ले, तुम अपने 2-3 ही गेम है बस, उससे ऊपर कोई गेम नहीं। लेकिन जितने भी आप कम से कम 40 50 60 80 गेम ऐसे हैं जिन्हें जानते ही नहीं, जो एकल गेम हमने तो सिर्फ टीवी पर देखा है कि ओलंपिक में ये भी गेम होता है। अगर वो जानकारी हर गांव में, हर शहर में, हर बड़े स्कूल के अंदर मिल जाए
तो इंडिया में तो पता नहीं 100 नहीं हजारों मेडल आ सकते। चाइना और जितने भी देखो अब कितने बचपन से प्रैक्टिस करा हुए हैं, कितनी सारी वीडियो आप सोशल मीडिया पे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा महत्व, जितना 50% वहाँ पर पढ़ाई है तो 50% स्पोर्ट्स है। हमारे क्या है, स्पोर्ट्स 10% भी नहीं है हमारे। अपना तो बड़ा कहा यू TADA ने खा जे यू जो नाज मिला है नहीं उसे में कपला करते हैं, वो कोई दिन दे यू दलिया बना है जो स्कूल में नहीं बना है। हाँ, कई जगह समस्या ऐसी आती तो दलिया ने भी खाजे हैं। अपना तो भ्रष्ट देश है, अपने तो ये लाइन पे खाजे हैं। गवर्नमेंट को, अधिकारियों को इस पर ध्यान देने। गवर्नमेंट कई बार गवर्नमेंट सुविधाएं देती है लेकिन वो बीच में जाके, यही तो मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है कि बच्चों को, खिलाड़ियों के लिए चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन वो बीच में जाके वहां पर पता नहीं कि वो ऊपर से तो पहुंच जाती है गवर्नमेंट के माध्यम से, लेकिन बीच में जाए गड़बड़ हो जाती है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो ऊपर तक आ जाए हैं। हाँ। लेकिन बीच में निपटा जाए हैं। हाँ। और 10-20 पीसे बड़ी मुश्किल तक पहुंचने पावा है, 80 पीसे तो रास्ते में खत्म हो रहे हैं। ये बात आज से कम 35-40 साल पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा। उन्होंने कहा मैं अपने दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूँ तो उसमें जो 90 पैसे है ना वो बीच में से रह जाते हैं और 10 पैसे भी नहीं पहुंच पाते। तो ये आज से 40 साल पहले बोली बातें। आज तो फिर इसका मतलब जब इतनी पहला यह बात थी तो अब तो 100 के 100 खत्म हो जाते होंगे भी। खत्म कुछ ना कुछ तो जरूर है। यानी कि कुल मिला के उन्हें गरीब आदमी ने या जरूरतमंद ने जिसकी मिलनी चाहिए सहायता वह मिलने नहीं पाती, उस तक वह चीज पहुंचने नहीं पाती। आपने कोटा में कौन देखा कितनी बार? बिल्कुल, कोटा में भी तेल आवेगा, वो खराब तेल आवेगा, चीनी है वो बेची हुई नन्ही 3rd क्वालिटी की पावेगी आपने। जो बाजरा मिलेगा वो जाले लगे या उसका तम्बाकू बने हुआ मिलेगा। गेहूं है वह पानी लगी हुई बीजी हुई मिलेगी आपने। तो ऊपर तो पूरा वो है नहीं, ज्वारो कटा है वो पूरा बढ़िया कटा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन नहीं नीचे पहुंचना पाती लोगों तक। लोगों ने सोचा फरी फंड का थे हवा ले लेगा करो, बस कोई शिकायत नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। तो ये इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे बहुत सारे ईमानदार अधिकारी है वो जरूर इस पर जरूर ध्यान देंगे। बहुत सारे ऐसे ईमानदारी जो पूरा तन मन राष्ट्र के लिए लगे हुए हैं, ऐसे भी बहुत सारे IAS अधिकारी होते हैं, बहुत सारे SDM होते हैं। एक मैं संदीप भाई आप तक कहूँगा कि जो आपने रिक्वेस्ट करनी थी जिसमें आपने PCI की जरूरत है किस काम के लिए, एक बार जरूर पब्लिक का आप बोलो। अभी जो मेरी माता जी की छोटी सिस्टर है, मेरी मौसी जी, उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई है। अभी उनका इलाज चल रहा है जयपुर SMS हॉस्पिटल से और काफ़ी रुपए लग रहे हैं उसमें, और परिवार की स्थिति बिल्कुल नाजुक है। और मैं तो कहना चाहूँगा जितने भी हमारे समाज सेवी साथी जुड़े हुए हैं वो जरूर उस परिवार की मदद करें, और जिसको विश्वास नहीं है वो ज़रूर एक बार जाके देखें, मिलें, और पता चलेगा कि हाँ परिवार कैसी स्थिति है। तो ये उनको आगे आना चाहिए कोई ना कोई, क्योंकि हमारे देश में ऐसे भामाशाह, ऐसे दानवीरों की कमी नहीं है, इसलिए हमारा भारत देश माना है। अगर ये और देश में होती थी तो वहाँ पर नहीं आते। हमारे देश गौशाला है, समाज में कोई गरीब बेटे की शादी करें तो हमारे यहाँ पर आगे आते हैं, सबसे पहले बोला मैं करूँगा, मैं आऊँगा जी। तो ये भारत हमारा देश, इसलिए तो माना ही। तो इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि उसके लिए आप कोई फ़ोन नंबर या फिर कोई और प्रोवाइड करवाओगे? हाँ बिल्कुल। मैं आजकल पता है कि मैं इस चीज़ के लिए क्यों कहूँ, आप कोई ईसा नंबर प्रोवाइड करवाइए जिस पर पहले तो वो बात कर सकें, बिल्कुल, और उसके बाद में पैसे डाल सकें, क्योंकि नहीं बाद में नंबर एडिट कर दें वो। बिल्कुल। जो स्कैमर हुए हैं उसके ऊपर अपना जो नंबर है वो चेप करना है, फिर सोशल मीडिया पर उसकी वायरल कर दे हैं, बिल्कुल, और किसी चेहरा का वो फायदा उठा लें। बिल्कुल इस तरह भी आज कोई भी है तो सभी साथियों का अनुरोध ये है कि भाई पहला पीछे डालने का पहला या मदद करने का पहला आप संदीप भाई गला बात जरूर कर लियो। बिल्कुल, ठीक है नहीं तो जब संदीप भाई आप बात कर लोगे तो उसके बाद में आपका कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ये पीछे सही जगह जान लग रहे हैं या फिर सही जगह मदद होने लग रही है। मिलना चाहो एड्रेस वगैरह वेरीफाई कर लियो, कोई और चीज़ चाहो रिक्वायरमेंट, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप ज़रूर कर लियो। जो इनकी और डिटेल है, जैसे इनकी मौसी जी की डिटेल है या कुछ और है, जो भी मांगना चाहो आप इनसे तो मांग सको, लेकिन स्कैमर आपने वो प्रोवाइड नहीं करवा पाओगा। भाई किस तरीके की डिटेल इस पर लेनी है कि नहीं लेनी है, आप इसके पर्सनल क्वेश्चन भी इस पर पूछ सको जो स्कैमर नहीं बता पाओगा। आपने स्कैमर तो आप बात करोगे, स्कैमर संदीप तो बन जाएगा, लेकिन संदीप के जो इसी चीज़ हैं जो सिर्फ संदीप ही जाना है। आप कुछ भी क्वेश्चन इन तक कर लियो, जवाब देने में सक्षम मिलेगा आपने, लेकिन स्कैमर नहीं मिलेगा। तो पहला बात जरूर कर लियो आप कि भाई संदीप आम तरह यह चीज़ करा, मदद तो करनी है, लेकिन हमने पहला यह बात बता दे। तो उस तक ये है कि पीछे की जो मदद है वो सही जगह पहुंच सकेगी।
नहीं तो फिर बहुत सारे ऐसे हैं। मेरी काफ़ी पहला जो मदद की वीडियो थी वो काट के ना और दूसरी जगह चला गया ना, जो ऊपर जिस नंबर प्रोवाइड करवा दे करते भाई इसमें नंबर में डाल दियो, या फिर इसमें यू अकाउंट नंबर का स्क्रीनशॉट था उस पर लगा दियो, तो उसकी क्या करेगा वो एडिट करके ना, तो जो स्कैमर का है नहीं तो उसको ऊपर चिपका देगा देर, फिर उसके बाद में उसकी वायरल कर देगा दे। तो जो ट्रस्ट करेगा दे भाई यू गलत नहीं कहेगा, या फिर मैंने सोनू का कहना भाई यार डाल देना चाहिए, तो फिर वो सही जगह मदद नहीं पहुँच, बिल्कुल गलत हो जाए हो। बिल्कुल। तो आप फ़ोन पे बात ज़रूर कर ली, और मेरे हिसाब से काफ़ी सारी बातें हुई हैं, और तारे कोई सवाल हो तो आप ज़रूर बता दियो भाई, तो फिर बतला लेंगे, कोई दूसरी बात नहीं है कि मैं पूछना हो तो आप मेरे कमेंट कर दियो। और इस पॉडकास्ट में आपने कौन सी चीज़ अच्छी लगी, प्रेमानंद की लगी, इनकी जो पर्सनल लाइफ की हैं वो लगी, किस तरह के कुछ है, और आप किस बंदा ने अपना जो पॉडकास्ट में है वो देखना चाहो, आपकी कौन सी पसंद है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दियो। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद। साराम राम राम जी। सबका निवेदन है इस वीडियो को एक बार शेयर करो, कमेंट जरूर करना और अपनी बात जरूर रखना, कौन सा कंटेंट आपको अच्छा लगा। सबको राम राम जी।